शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र सरकार की केंद्र सरकार से एक बड़ी मांग सामने आई है। शिवाजी महाराज के किले को महाराष्ट्र सरकार को सौंपा जाए। सभी हिंदू राजाओं के भी किले महाराष्ट्र सरकार को सौंपे जाएं। केंद्र के किले एएसआई से महाराष्ट्र सरकार को सौंपे जाने चाहिए। किलों के संरक्षण के लिए सक्षम है महाराष्ट्र सरकार, ये महाराष्ट्र सरकार का कहना है। मंत्री आशीष शेलार ने महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। एएसआई के संरक्षण में जो किले हैं अब उन्हें महाराष्ट्र सरकार को दिया जाना चाहिए। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए TV9 भारतवर्ष संवाददाता जयप्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, क्या कुछ कहा गया है, कितने ऐसे किले हैं और इसको लेकर जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें क्या मांग की गई है महाराष्ट्र सरकार द्वारा? देखिए, आज महाराष्ट्र के विधानसभा के अंदर जो कैबिनेट मंत्री है, सांस्कृतिक कैबिनेट मंत्री है आशीष शेलार, उन्होंने ये मांग की कि केंद्र सरकार और आर्कियोलॉजिकल की महाराष्ट्र सरकार को सौंपे जाए। जयप्रकाश, माफ कीजिएगा आपको रोक रहे हैं क्योंकि आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ रही किसी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से, लेकिन जयप्रकाश जो जानकारी दे रहे थे वो यही कि महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है और ये मांग की है कि महाराष्ट्र सरकार को सौंपा जाए शिवाजी के किले को भी, और इसके अलावा बाकी और जो राजाओं के किले हैं महाराष्ट्र में वो भी एएसआई से महाराष्ट्र सरकार को दिए जाने चाहिए। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले कैश के मामले की जांच तेज हो गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इस मामले में एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई है जो आज जांच करने के लिए जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पहुंची। 3 जजों की जांच टीम आज दोपहर करीब 1 बजे जस्टिस यशवंत वर्मा के तुगलक क्रिस्टेंट रोड आवास पर पहुंची और करीब 45 मिनट तक रुकी। इस टीम ने जस्टिस वर्मा के आवास पर बने उस स्टोर रूम का भी मुआयना किया जहां 14 मार्च की आधी रात आग लगी थी। बताया जा रहा है कि फायर कर्मी जब मौके पर पहुंचे तो 500-500 रुपए के नोट भरे 3 से 4 बोरों में आग लगी हुई थी। इसकी जानकारी फायर डायरेक्टर ने तुरंत दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एमएचए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 2 हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश समेत 3 जजों की एक जांच कमेटी का गठन किया जो आज जांच के लिए जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास पर पहुंची। इस जांच कमेटी में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की जज जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम अब सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स यानी वो अधिकारी जिनकी जानकारी में सबसे पहले मामला सामने आया उनके बयान दर्ज करेगी। जले हुए सामानों की फॉरेंसिक जांच कराएगी। लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने के खिलाफ वहां के वकीलों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने आज से न्यायिक कार्य ठप कर दिया है। बार एसोसिएशन का कहना है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादला करे जाने के अपने फैसले को सुप्रीम कोर्ट वापस ले। वकीलों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग की है। हमारी मांगे है कि हमारी स्ट्रेंथ पूरी की जाए जजों की जो है, और प्लस जो भ्रष्टाचार का सामना कर रहे जज साहब हैं उनको इलाहाबाद ना भेजा जाए। महाभियोग भी चलाया जाए, महाभियोग उनके ऊपर चलाया जाए, इम्पीचमेंट की कार्रवाई हो, सीबीआई और ईडी वगैरह से जांच कराई जाए। इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एजेंसी द्वारा जांच हो, तभी हम संतुष्ट हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जनरल बॉडी की मीटिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अपील की गई थी कि जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ना भेजा जाए। बार एसोसिएशन ने कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट डंपिंग ग्राउंड नहीं है। और बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई है। नोटिस के 24 घंटे के अंदर ही बुलडोजर चलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में मनमाने तरीके से मकान ढाने के मामले में सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि इस कार्रवाई से उनकी अंतरात्मा को धक्का लगा है। प्रयागराज में साल 2021 में कुछ लोगों के मकानों पर नोटिस जारी करने के 24 घंटे बाद ही बुलडोजर एक्शन लिया गया था। अब इस मामले पर समाजवादी पार्टी ने भी सवाल उठाए हैं। और जो कार्रवाई की बात कही गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं लगातार सुप्रीम कोर्ट के कहने के भी बावजूद भी
जो सरकारें भाजपा की हैं वो एकदम बेलगाम अपने तरीके से काम कर रही है और कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हुए और सुप्रीम कोर्ट की बात को भी नहीं मानते हुए लगातार धड़ल्ले से अपनी तरह से काम कर रहे हैं। दरअसल माफिया अतीक अहमद की संपत्ति बताकर लूकरगंज इलाके में लोगों के मकानों को बुलडोजर से गिरा दिया गया था। TV9 की टीम ने इस इलाके का भी जायजा लिया। अब झारखंड में भी नवरात्रि पर मीट की बिक्री बंद करने का मुद्दा उठाया गया है। बीजेपी विधायकों ने कहा है कि महानवमी और नवरात्र के दौरान मीट की बिक्री बंद हो। पूरा विवाद देखिए। अब झारखंड में भी नवरात्रि पर मीट की बिक्री बंद करने का मुद्दा गरमा गया है। बीजेपी विधायकों ने कहा है कि महानवमी और नवरात्र के दौरान खुले में मुर्गा मछली की बिक्री पर रोक लगनी चाहिए। जरूर होना चाहिए। हमारा नवरात्र जो त्यौहार होता है वो त्यौहार सादगी का त्यौहार होता है। नवरात्र हमारे शुद्धता का त्यौहार होता है, इसमें बंद होना चाहिए। वहीं झारखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि बीजेपी की मानसिकता ठीक नहीं है। हमको बहुत खराब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को इस निचले स्तर तक जा सकता है। हम कान इमेजिंग मतलब इंटरनेशनल के पटल पर हम लोग हास्यास्पद हम लोग को बना दिया हिंदुस्तान को भाजपाइयों ने। बीजेपी नेता नीरा यादव ने कहा कि नवरात्रों में नॉनवेज खाना वर्जित है। नवरात्र में मैक्सिमम सनातनी मांसाहारी भोजन का त्याग करते हैं। अब ये स्वेच्छा है कि कौन उसमें भी खाते हैं, कोई नहीं खाते हैं, तो ये अपने ऊपर सोच का बात है। इसमें हमारा बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं है। वहीं दिल्ली में बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने नवरात्रि के दौरान मीट की बिक्री बंद करने की मांग की है। अब इस मांग पर सियासत गरमा रही है। भाई मैं तो मीट खाता नहीं, मैं तो शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूँ। लेकिन मुझे इतना पता है कि नवरात्रों में मंडी का सबसे ज़्यादा बुरा हाल अगर होता है तो नवरात्रों में होता है, बंद हो जाती है बिल्कुल। तो नेगी जी क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता। आपको लगता है कि इस मसले को उठाकर जानकर, क्योंकि नॉर्मल हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में भी नवरात्रों के दौरान जो है दुकानें बंद रहती हैं। देखिए, एक धर्म के लोगों का दूसरे धर्म के लोगों को आदर और सम्मान करना चाहिए, ये बहुत बुनियादी बात है। बस मैं इतनी बात कहूँगा। अच्छा, उन्होंने इस बात में ये भी कहा जब उनको पूछा गया कि सर ईद आ रही है मीठी, तो उन्होंने कहा कि तो मीठी ईद है, बकरा ईद तो बाद में होती है। तो मुझे लगता है मुसलमानों अगर नवरात्रे बकरा ईद पर भी हों तब भी हमें इस बात का परहेज करना पड़ेगा कि इस बात को देखना पड़ेगा कि दूसरे के धर्म की भावनाएं आहत ना हो। आप कोई भी काम अगर है तो आप ऐसे मत करिए कि किसी की भावनाएं आहत हो। और यही बात दूसरी तरफ कह रहा हूँ कि आप भी ऐसा काम करिए कि हमारी भावनाएं आहत ना हो। अब देखिए, हम तो सिर्फ इनसे ये कहते हैं कि काम जो मिला है वो काम करें। मैं देख रहा हूँ जिस दिन से वो आए हैं वो बस इसी चीज़ में लगे हुए हैं। सिर्फ जो है सुर्खियाँ बटोरने के लिए काम ना करें, जो जनता ने काम दिए वो काम करें। 31 मार्च को मनाए जाने वाली ईद के लिए बीजेपी की ओर से देश भर में 32 लाख जरूरतमंद मुस्लिम परिवारों को सौगात मोदी किट दी जा रही है। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से लोगों को तोहफा बांटने के लिए कार्यक्रम किया गया। TV9 संवाददाता शिवांग माथुर की ये रिपोर्ट देखिए। ईद के खास मौके पर देश भर के मुसलमानों को बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा जो है एक नई मुहिम के तहत सौगात मोदी के तहत इस तरह का किट जो है वो उपलब्ध करा रहा है। उपहार के तौर पे इस तरह का किट जिसके अंदर सेवइयां हैं, चीनी है, चावल है, आटा है, तेल है, दाल है, खजूर है, छुआरे हैं, इस तरह का किट जो है वो बीजेपी ने कहा है कि वो करीब 32 लाख मुसलमानों को प्रोवाइड कराएगा उपहार के तौर पे। महिलाओं को खास तौर पे इसमें एक सूट भी दिया जा रहा है और इस मुहिम का नाम दिया गया है सौगाते मोदी। ये बताइए कि इसके पीछे की जो बीजेपी की मंशा है वो क्या है? हमने सुना है कि 32,000 मस्जिदों से संपर्क किया जाएगा और 32 लाख मुसलमानों का टारगेट किया गया। देखिए जनाब, ऐसा है, ये सौगाते मोदी का कार्यक्रम है। ये मोदी जी हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं उनकी पहल पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब जो हैं माइनॉरिटी के, उन्होंने ये पहल करी है कि गरीब से गरीब आदमी भी हमारे साथ खुशियों में शामिल हो और ईद की खुशियाँ लें। आपने जैसे देखा कि सवैयाँ हैं, लेडीज सूट है, इसमें खजूरें हैं, छुआरे हैं, तेल है, दाल है और आटा है, चावल है, चीनी है, ताकि गरीब से गरीब घर में भी ऐसा ना हो कि ईद की खुशियों में वो शामिल ना हो सके। गरीब से गरीब घर में भी ईद की खुशियाँ जो हैं वो पहुँचनी चाहिए। लेकिन बहुत लोग जो आपके अपोजिशन में हैं या क्रिटिक्स हैं वो ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को अपने
फेवर में करने की एक तरीके से कोशिश है। नहीं, मुसलमानों के और हिंदू का इसमें कोई मसला नहीं है। इसमें तो अगर कोई हिंदू भी आ रहा है वो भी उसमें शामिल हो रहा है। ईद की खुशियां हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो सब लोग इसमें शामिल होंगे। इसमें कोई मुसलमान के लिए नहीं है, हिंदू के लिए नहीं है। हम गुड फ्राइडे पर, ईस्टर पर भी ये प्रोग्राम चलाएंगे क्रिश्चियन भाइयों के लिए, और अभी पारसी भाइयों के लिए भी प्रोग्राम चलाया था नौरोज़ के दिन। तो ये सब लोगों के लिए कार्यक्रम है, सिर्फ एक कोई मुसलमानों के लिए नहीं। ठीक है, तो देखिए पीछे जो है वो महिलाएं बैठी हुई हैं। निजामुद्दीन के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं और निजामुद्दीन में ये जो पीछे महिलाएं हैं, इन लोगों को बुलाया गया है, कई सारे पुरुषों को बुलाया गया है। कांग्रेस मुक्त प्रधानमंत्री का ये पहल बेहतर है और रहेगा मुसलमानों का हक में बेहतर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से दे रहे हैं, खुशी की बात है। सबकी हेल्प भी हो रही है, सबको अच्छा भी लग रहा है, सबकी मदद भी हो रही है। गरीब परिवारों तक भी सेवैयाँ पहुँच जाएं, चीनी पहुँच जाए, पहनने के लिए नए कपड़े पहुँच जाएं। तो एक बहुत बड़ी बात है जो नरेंद्र मोदी जी की सोच, जो सबका साथ और सबके विकास की सोच है। और बीजेपी की ओर से चलाए जा रहे सौगाते मोदी कार्यक्रम पर पटना के मुस्लिम समाज का क्या कहना है, हमारे संवाददाता रुपेश कुमार के इस रिपोर्ट में देखिए। अभी हम पहुंचे हैं हाईकोर्ट मजार गली में। हाईकोर्ट मजार गली में बिहार का प्रतिनिधित्व मुसलमान करते हैं, यानी कि यहाँ पूरे बिहार के मुसलमानों का निवास है यहाँ पर हाईकोर्ट मजार गली में। वहाँ पर इस वक्त TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंची है और सवाल वही है कि आखिर बिहार का आम मुसलमान क्या सोचता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के मार्फत वो एक सौगाते मोदी, ईद के पहले आपको सौगात देंगे, किट होगा जिसमें लुंगी, टोपी और बाकी चीज़ें। तो चल क्या रहा है आखिर? नहीं, मोदी सौगात तो एक अच्छी पहल है। ये तो पहल पहली बार ऐसा कोई प्रधानमंत्री है जो ऐसा पहल है जिसमें कि सेवई है। हम को भी सुनने में आया है आप ही के किसी चैनल से कि सेवैया है, ड्राई फ्रूट है, फल फ्रूट है, कुर्ते पजामे के कपड़े हैं, लुंगी है, टोपी है। कोई महिला है तो उसके लिए साड़ी है, पेटीकोट है वगैरह, ये सब शॉल वगैरह है। आपको किसकी सौगात पसंद है, लालू, नीतीश, मोदी? मोदी की सौगात अगर वो लच्छा दे रहा है, सेवई दे रहा है, तो क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। ये तो एकदम भीख दे रहा है हमें, तो हमें उसकी भीख नहीं चाहिए। जो हम लोग का अधिकार है वक्फ वोट, वो चाहिए। किसको पसंद करते हैं? नीतीश कुमार बेहतर मुख्यमंत्री, उन्होंने तो उन्हीं के साथ है। सुनिए, देश के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम, नीतीश बिहार के लिए बहुत अच्छा काम किया। लेकिन वक्फ बिल बोर्ड की वजह से, उनकी हार की वजह अगर बनेगी तो वो वक्फ बिल बोर्ड ही बनेगी। नीतीश कुमार का काम पसंद है लेकिन मोदी की सौगात पसंद नहीं है। नहीं, ईद के मौके पर वो जो है, जो संविधान सर आप पलट रहे हैं, कल के दूसरा आएंगे प्रधानमंत्री बनेंगे, अभी संविधान को आपके लिए संविधान जो बनाए उसको पलट देंगे, फिर तीसरा आएंगे उसको पलट देंगे। तो कोई मायने नहीं रखता है। जो पूर्वज ने संविधान लिख दिया है उस पर कायम रहिए। मुसलमान क्या सोचते हैं? मुसलमान इंसानियत सोचते हैं कि हर कोई को इंसानियत पसंद हो और एक मिल कर के एकता में रहना पसंद करते हैं। सरकार किसी की भी हो, हम लोग बस जो सही रहेगा उसके साथ चलना है, बस हाथ मिलाना उसी के साथ। मोदी जी ने कहा कि ईद के पहले हम सौगात देंगे, एक जिसमें लच्छा होगा, लुंगी, टोपी, कपड़ा। ये देखिए, वो तो घर के गार्जियन है, उनको तो बोलना ही चाहिए हर जगह, हर भी कोई भी हो। हम अपने घर के गार्जियन हैं तो हमको अपना बोलना चाहिए कि भाई मेरा लड़का इधर उधर नहीं हो। गार्जियन है ना, गार्जियन को तो अच्छा बात बोलना चाहिए, क्योंकि न तफरका नहीं फैले। आपके एक बोलने से हमारा सारा आवाम खुश हो गया, इससे बड़ा बात क्या चाहिए। और ईद से पहले मुस्लिम परिवारों के लिए सौगाते मोदी को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वो पार्टी है जिसे कुछ करने से अगर एक वोट भी मिलता हो तो वो काम तुरंत कर देते हैं। समाजवादियों का हमेशा ये पक्ष रहा है कि सभी त्योहार मनाने चाहिए, किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब मनाने लगी है बड़े पैमाने पर, और भारतीय जनता पार्टी वो दल है, उससे अगर एक वोट मिल रहा हो कुछ करने से तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे वो चीज़। और अब खबर बिहार विधान परिषद से, जहां आज जमकर हंगामा हुआ है। आरजेडी के सदस्य बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने वाले फैसले को लागू किए जाने की मांग कर रहे थे और वेल में आकर उन्होंने हंगामा किया। आरजेडी के सदस्य एक खास रंग के कपड़ों में आए थे और सदन में हंगामा करने लगे। उनके कपड़ों पर स्लोगन भी लिखे थे। इसी बीच सीएम नीतीश कुमार उठ खड़े हुए और उनके कपड़ों पर सवाल उठाए और राबड़ी देवी पर हमला किया। ऐसा तो कोई पार्टी में इस तरह का नहीं किया है, अकेला एगो इसी का है, इसके हस्बैंड करता है।
अरे ये बेचारी को तो सही नहीं, गमछी लेके अरे जब वो रिजेक्ट हुआ तो इसको बनवा दिया, थोड़ी है। वहीं आरजेडी ने दावा किया कि वो लोग कोई नया मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, वे नीतीश सरकार के पुराने फैसले को ही लागू करने की मांग कर रहे हैं। ये आरक्षण कैबिनेट से माननीय नीतीश कुमार जी कैबिनेट से पास किए हैं, कैबिनेट से पास किए हैं, उन्हीं का मुद्दा लेकर हम लोग उठा रहे हैं। कोर्ट से भी मिला हुआ है, कोर्ट से भी मिला हुआ है आरक्षण हम लोग के 65%। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आज बजट पेश किया और आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार पर हमला किया। वहीं पूर्व सीएम आतिशी ने बीजेपी पर पलटवार किया। रेखा गुप्ता ने राजधानी के विकास के लिए कई योजनाओं की घोषणा की, तो वहीं पिछली सरकार को दिल्ली की बर्बादी के लिए कसूरवार ठहराया। कभी तो विदेशी आक्रांताओं ने दिल्ली को लूटा, कभी मुगलों ने, कभी अफगानों ने, कभी अंग्रेजों ने और कभी पिछली सरकारों ने, और कभी राज्य की सरकारों ने उन्हें लूटा। दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसने बार बार खुद को मिटते हुए और फिर संवरते हुए देखा। वहीं आतिशी ने दिल्ली सरकार के बजट को जुमलों वाला बजट कहा है। अगर आज का बजट देखा जाए तो एक तरफ गाली गलौच, दूसरी तरफ बड़े बड़े जुमले, लेकिन बिना किसी आधार के। तो अगर मैं एक लाइन में भारतीय जनता पार्टी के इस बजट का वर्णन करूं तो काम कम, जुमला ज्यादा और 5 साल इनका गाली गलौच का इरादा आज हमने सदन पटल पे देख लिया। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने आज पेश किए गए बजट को दिल्ली के विकास का बजट बताया। संवाददाता जितेंद्र भाटी ने उनसे खास बात की, आइए आपको दिखाते हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा मेरे साथ है। कपिल जी, अपनी सरकार के बजट को कितने अंक देंगे आप 10 में से? 10 में से 15 अंक देंगे। क्योंकि देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ क्यों देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऐसा फोकस राजधानी में पिछले कई सालों से नहीं हुआ। हम सबको पता है, सड़कें टूटी, गंदा पानी, सीवर लीक, ये दिल्ली की समस्या है। 9,000 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड को दिए गए हैं पानी और सीवर ठीक करने के लिए। PWD को बजट दिया गया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बजट दिया गया है केवल सड़कें और फ्लाईओवर ठीक करने के लिए। उसके बाद माँ यमुना की सफाई के लिए फंड का प्रावधान है। उसके बाद नालों की सफाई के लिए अलग से फंड का प्रावधान है। उसके अलावा जो समाज के सभी वर्ग हैं, वंचित वर्ग हैं, पीड़ित वर्ग हैं, उनके लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। तो कुल मिला के एक समावेशी बजट है, समाज के सभी वर्गों को छूने वाला और दिल्ली को राहत पहुंचाने वाला बजट है। आपके पास टूरिज्म है और टूरिज्म के जब जिक्र कर रही थी तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात तो की गई। उन्होंने ये भी कहा कि जो शीश महल है उसको उसमें शामिल किया जाएगा। आइडिया आपका तो नहीं है? नहीं, देखिए, शीश महल का क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन आज के बजट से ये बात तो साबित डेफिनेटली हो गई, जो मुख्यमंत्री महोदया ने कहा भी कि पिछली सरकार का फोकस खुद के लिए शीश महल बनाना था और हमारी सरकार का फोकस दिल्ली को बनाना है। और अब यूपी से एक दिल दहलाने वाली वारदात। यूपी के औरैया में शादी के 15वें दिन ही दुल्हन ने अपने पति का मर्डर करवा दिया। खुलासा हुआ है कि पत्नी ने शादी और मुंह दिखाई में मिले पैसे और गहने बेचकर 1 लाख रुपए शूटर को एडवांस दिए थे। ये देखिए पूरी रिपोर्ट। औरैया मर्डर केस में सीसीटीवी फुटेज से अब नया खुलासा हुआ है। तस्वीरों में हत्या करने से पहले सुपारी किलर और दिलीप इस बाइक पर एक साथ दिखे। बाइक पर 3 लोग सवार थे, बीच में दिलीप बैठा हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान इन सुपारी किलर ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। प्रगति यादव से 5 मार्च 2025 को दिलीप की शादी हुई थी। दिलीप से शादी करके प्रगति खुश नहीं थी। इसके बाद प्रगति और उसके प्रेमी अनुराग ने दिलीप के मर्डर की साजिश रची। अनुराग को प्रगति ने मर्डर के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, तो अनुराग ने रामजी नागर नाम के शख्स से संपर्क किया और उसे 2 लाख रुपए में सुपारी कॉन्ट्रैक्ट दिया। 19 मार्च को दिलीप पर हमला हुआ, उसे गोली मारी गई। पुलिस को दिलीप गन्ने के खेत में घायल हालत में मिला। अस्पताल में 3 दिन इलाज के बाद उसने दम तोड़ दिया। 4 साल से अनुराग और प्रगति के बीच प्रेम प्रसंग था। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव के हैं। भाई ने जबरन शादी करा दी थी। प्रगति सिर्फ 5 दिन ससुराल में रही। मायके लौटकर उसने कत्ल की साजिश रची थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। और अब बात करते हैं उस बैठक की जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। पार्टी की ये बैठक किसी कार्यालय या सभागार में नहीं हो रही, बल्कि एक अस्पताल के मरीज वार्ड में हुई। ये देखिए तस्वीरें। मामला कानपुर का है और अस्पताल में भर्ती हैं कानपुर उत्तर के नए जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित, जिनको महज 9 दिन पहले ही अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
जिलाध्यक्ष बनने के महज एक दिन बाद ही उनके साथ एक हादसा हो गया, जिसके चलते उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनके पैर का ऑपरेशन हुआ और तब से वो यहीं भर्ती हैं। नए अध्यक्ष जी ने अस्पताल में ही कार्यकर्ताओं की बैठक बुला ली। बैठक बुलाई तो कार्यकर्ता और नेता अस्पताल पहुंच गए। अध्यक्ष जी ने अस्पताल में अपने बेड के पास लगवाई अपनी नेम प्लेट और लिखा कानपुर जिला अध्यक्ष। बैठक के दौरान एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। जिला अध्यक्ष अस्पताल के बेड पर लेटे हुए ही बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, जबकि अन्य पदाधिकारी तीमारदारों की बेंच पर बैठे नजर आ रहे हैं और पीछे पार्टी का बैनर भी लगा है, लिखा है भारतीय जनता पार्टी कानपुर महानगर। और बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मथुरा में एक कव्वाली प्रोग्राम में शामिल हुए। दावा किया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में आयोजक ने शराब का भी इंतजाम किया हुआ था। इस कार्यक्रम में शराब पार्टी की तस्वीरें भी सामने आई। तो दूसरी तरफ वो तस्वीर भी है जब धीरेन्द्र शास्त्री इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे थे। ये वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसे कार्यक्रम में धीरेन्द्र शास्त्री ने शिरकत क्यों की, क्योंकि ब्रज को मांस मंदिरा से मुक्त कराने की मुहिम भी चल रही है।